आप सभी मित्रों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर विश्व की नदियां शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग एशिया महाद्वीप की नदी पर चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप को हम जब बनाया है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, इस महाद्वीप के इधर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ये जापान है, ओखोटस्क सागर, इधर पीला सागर है, दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद इधर आएंगे तो वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है। फिर ये हमारा भारत है। उसके बाद भारत के इधर आएंगे तो आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, उसके बाद इराक और ये सऊदी अरबिया प्रायद्वीपीय भाग है। ये काला सागर से ये कैस्पियन सागर से इधर यूराल पर्वत। यहाँ के इधर का हिस्सा आपका रूस वाला जो हिस्सा है ये यूरोप में पड़ जाता है, और इधर के रूस का हिस्सा आपका एशिया में पड़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये यूराल पर्वत है, और ये जो है यूराल नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, और इस तरह से होते हुए ये काला सागर देख रहे हैं। इधर का हिस्सा यूरोप वाला आपका ये आपका पड़ जाता है रूस का हिस्सा, ये आपका यूरोप में पड़ जाता है, और इधर का हिस्सा जो है रूस का आपका एशिया में पड़ जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है एशिया महाद्वीप की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एशिया महाद्वीप में जो है सबसे पहले उत्तर की नदियों को देख लेते हैं। ओब, येनेसी, लीना, ये तीनों नदियां रूस की नदियां हैं। ओब नदी उत्तर दिशा में बहते हुए ओब की खाड़ी में गिर जाती है, और यह दुनिया की सबसे लंबी एस्चुअरी बनाती है। ओब नदी दुनिया की सबसे लंबी एस्चुअरी बनाती है, और यह ओब की खाड़ी में होते हुए ये कारा सागर, देख रहे हैं यहाँ लिखा है, ये कारा सागर, आर्कटिक महासागर का हिस्सा यहाँ कारा सागर कहा जाता है। कारा सागर में ये गिर जाती है। उसके बाद ये एनेसी नदी है। एनेसी नदी जो है मंगोलिया से निकलती है और रूस होते हुए चली जाती है, और ये भी कारा सागर में गिर जाती है। तो ये हो गई आपकी एनेसी नदी। उसके बाद ये लीना नदी है। लीना नदी जो देख रहे हैं, ये लीना नदी जो है यहाँ पर लेप्टेव सागर कहा जाता है। लेप्टेव सागर, वो आर्कटिक महासागर के ये वाला हिस्सा को हम लोग लेप्टेव सागर कहते हैं, और वहाँ जाकर के ये लीना नदी ये भी उत्तर दिशा में बहते हुए गिर जाती है। यानी ये सभी नदियाँ एक तरह से आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इसके बगल में यहाँ पर ये देख रहे हैं बरखोयास्क, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान। थोड़ा सा मैंने इंडिकेट आपको कर दिया है, जो कि साइबेरिया में पड़ता है। ठीक, बरखोयास्क आपके पूर्वी साइबेरिया में पड़ता है। अब यहाँ मित्रों आते हैं हम लोग, यहाँ एक आमूर नदी है। आमूर नदी मंगोलिया से निकल रही है, और मंगोलिया से निकलती है तो ये चीन का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए, ये इधर ये चीन है और इधर ये रूस है। चीन और रूस की सीमा बनाती है। आमूर नदी चीन और मंगोलिया से निकलती है तो चीन और रूस की सीमा बनाते हुए और जा कर के ओखोटस्क सागर में गिर जाती है। मतलब ये आमूर नदी की विशेषता ये है कि आमूर नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाती है। यह विशेष ध्यान देना है यहाँ पर, और यह जा कर के ओखोटस्क सागर में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अरल सागर में। इधर आते हैं मध्य एशिया के क्षेत्र में, तो यहाँ अरल सागर है। अरल सागर में उत्तर तरफ जा कर के ये सिरदरिया नदी गिरती है। अरल सागर में उत्तर की तरफ जा कर के यह जो है उत्तरी जो है अफगानिस्तान से निकलती है, और ये अरल सागर में जाकर के उत्तर साइड में जाकर के अरल सागर में सिरदरिया गिर जाती है। और उसी के लगभग ये आमुदरिया भी निकलती है मध्य एशिया के क्षेत्र से, और ये आमुदरिया जाती है और जाकर के ये भी अरल सागर में गिर जाती है। बस इतना आपको याद रखना है कि सिरदरिया और आमुदरिया नदी जो है दोनों जाकर के अरल सागर में गिरती है। मित्रों थोड़ा सा यहाँ का ध्यान दे लेते हैं। देखिए, ये दजला नदी और ये फरात नदी। दजला नदी जो है तुर्की में, यहाँ पर एक टारस पर्वत है। तुर्की में टारस पर्वत है।
तुर्की में टारस पर्वत से दजला नदी निकलती है, जिसको टाइग्रिस नदी कहते हैं वर्तमान समय में, उसको टाइग्रिस नदी, जो तुर्की के टारस पर्वत से निकलती है और आ करके जो है यहाँ पर जो है गिर जाती है किसमें, फारस की खाड़ी में। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि इसी जो है टाइग्रिस नदी के तट पर जो है आपका इराक की राजधानी बगदाद और एक बसरा शहर है। इधर से ये फरात नदी आ रही है, वो भी टारस से ही आ रही है। ये फरात नदी आती है और आ करके यहाँ पर जो है अल बसरा एक स्थान है, अल बसरा में आ करके दजला नदी से मिल जाती है। पुराना नाम इसका दजला और फरात है, हालांकि जो है दजला को हम लोग टाइग्रिस कहते हैं वर्तमान समय में। और यही दोनों नदियों के क्षेत्र में, यानी मध्य का इलाका जो है, यानी दजला और फरात जो इराक में बहती हैं, इन दोनों नदियों के क्षेत्र में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अब ये जो देख रहे हैं, ये मुख्य नदी है पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के, ठीक। तो हम लोगों ने देखा दजला फरात यानी टाइग्रिस और फरात को, फिर यहाँ हम लोगों ने देखा आमू दरिया और सिर दरिया को। अब हम लोग इधर आते, इधर बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। यहाँ देख रहे होंगे मित्र, यहाँ पर यांगसी नदी है, चीन में यांगसी नदी है। यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ध्यान देना है। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है कौन, यांगसी नदी। और एक चीज़ और जान लीजिए, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यानी यांगसी की विशेषता जानिए, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और चीन की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो कुल यांगसी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। यांगसी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। और यांगसी नदी जो है, ये जो तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार पर यांगसी नदी तिब्बत के पठार पर सिकांग पहाड़ी से निकलती है। यांगसी नदी तिब्बत के पहाड़ पर सिकांग पहाड़ी से निकलती है और जब यह आगे जाती है तो रास्ते में वुहान शहर पड़ता है। अभी वुहान बड़ा चर्चे में था कोरोना को लेकर के कि कोरोना की उत्पत्ति यहीं से हुई है, वुहान शहर से, ठीक है। वुहान शहर में जो है जो लैब है चीन का, वहीं से जो है कोरोना का फैलाव शुरू हुआ, जैसा कि लोग मानते हैं, ठीक। तो ये वुहान शहर के बीचों बीच से होकर के यह नदी जाती है, यानी इस नदी की दोनों साइड में वुहान शहर है। और जब यह आगे जाती है और जा करके जो है चीन सागर में गिर जाती है, ठीक। तो जब चीन सागर में गिरती है तो जहाँ गिरती है वहीं बगल में डेल्टा के पास या डेल्टा पर समझ लीजिए शंघाई, चीन का सब एक बहुत अच्छा शहर है शंघाई। शंघाई जो है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अब जानते हैं कि जो यांगसी का क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है कपास उत्पादन में बहुत अच्छा उत्पादन करता है कपास का, और यहाँ का कपास का उपयोग शंघाई में जो है कपड़ा उत्पादन होता है। उससे शंघाई में जो है बड़ी बड़ी जो है सूती कपड़े की मिलें हैं। शंघाई कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन का जो है सबसे प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग का शहर शंघाई है। तो शंघाई जो है इसके जो है डेल्टा के एकदम नज़दीक स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर, और वुहान शहर से हो करके यांगसी नदी जाती है। मेरे ख्याल से लगभग सभी विशेषताएं आप जान चुके हैं जितनी आपको इसकी आवश्यकता है। हाँ, एक चीज़ और, थ्री गार्जेस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गार्जेस डैम आपके इसी यांगसी नदी पर पाया जाता है। थ्री गार्जेस डैम आपके इसी यांगसी नदी के तट पर पाया जाता है। अब मित्रों हम लोग चलते हैं, इसके बाद यांगसी के बाद यहाँ वांगहो नदी है। अब वांगहो के बारे में जान लेते हैं। वांगहो नदी चीन के कुनलुन पर्वत का एक हिस्सा है।
जिसको बयानहार पर्वत कहते हैं, ये कुनलुन है और कुनलुन पर्वत का ये हिस्सा है बयानहार। भाई एक पर्वत में कई श्रेणियां निकल जाती हैं, वैसे ही कुनलुन से एक बयानहार श्रेणी निकलती है। इसी बयानहार पहाड़ी से जो है वांगहो नदी निकलती है और वांगहो लोयस का मैदान होते हुए जाती है। और वांगहो की विशेषता यह है कि वांगहो दुनिया के सबसे विश्वासघाती नदी में मानी जाती है, ठीक है। और इसे जो है येलो रिवर यानी पीली नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र से ये बहते हुए जाती है, यह क्षेत्र में पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और पीली मिट्टी के कारण इसका रंग, पानी का रंग भी जो है पीले रंग का दिखाई देता है। और यहाँ जहाँ जा कर के जब ये गिरती है तो सागर में, तो वह सागर का पानी भी जो है पीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग पीला सागर कहते हैं। क्लियर? मतलब ये कि ये जो है कुनलुन पहाड़ी के बयानहार हिस्से से निकलती है और यह जो है लोयस का मैदान होते हुए जाती है। चूँकि पीली मिट्टी का क्षेत्र है इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी के कारण उसके पानी का रंग पीला हो जाता है। और जहाँ वांगहो जा कर के गिरती है उस स्थान को, यानी उस सागर को हम लोग पीला सागर कहते हैं, यानी येलो सी कहते हैं। दूसरी बात, एशिया महाद्वीप की यांगसी के बाद वांगहो का नंबर दूसरा होता है लंबाई के मामले में, यानी एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है वांगहो। और यह जो है इसे चीन का शोक भी कहते हैं। अगर लंबाई इसकी देखा जाए तो 5464 किलोमीटर है। कितना? 5464 किलोमीटर। किसकी? वांगहो की लंबाई 5464 किलोमीटर है। और वांगहो आप समझ गए बहुत ज़्यादा यह मिट्टी का कटाव भी करती है, इसलिए जो है अपने ही रास्ते को ये कभी कभी बंद कर देती है, इसलिए इसका रास्ता तुरंत बदल जाता है। इसलिए इसको हम लोग विश्वासघाती भी नदी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ भी इसी क्षेत्र में आता है, तो इसीलिए वांगहो को चीन का शोक भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई। एक यहाँ पर नदी है सीकांग नदी, यहाँ पर नदी है एक सीकांग नदी, ठीक है, सीकांग, यह भी जो है चीन की ही नदी है। उसके बाद यहाँ एक रेड नदी है मित्रों, ये रेड नदी चीन से निकलती है और वियतनाम होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। इस रेड नदी की विशेषता यह है कि वियतनाम की राजधानी हनोई इस रेड नदी के तट पर है। कौन? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई इसी रेड नदी के तट पर है। अब आते हैं हम लोग मेकांग की बात कर लेते हैं। मेकांग जो है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। मेकांग जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, यानी चीन से निकलती है। और उसके बाद ये जो है थाईलैंड और लाओस, ये लाओस है और ये थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर बनाती है, थाईलैंड और लाओस का सीमा बनाती है। उसके बाद यह कंबोडिया में प्रवेश कर जाती है और कंबोडिया के बाद यह वियतनाम में प्रवेश कर जाती है और फिर आकर के यहाँ प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ठीक है, इसको हम लोग दक्षिणी चीन सागर भी कह सकते हैं, दक्षिणी चीन सागर भी कहते हैं। ठीक है तो दक्षिणी चीन सागर है तो प्रशांत महासागर का हिस्सा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर में मेकांग नदी गिरती है, या ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में मेकांग नदी गिरती है। मेकांग जो है हमको ये देखना है कि किन किन देशों से होकर के प्रवाहित होती है। तो मेकांग जो है तिब्बत यानी चीन से होते हुए उसके बाद जो है म्यांमार होते हुए, थाईलैंड होते हुए, लाओस होते हुए, कंबोडिया होते हुए और वियतनाम होते हुए जाकर के चीन सागर में गिर जाती है। यह कई देशों की सीमा बनाती है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाओस और थाईलैंड की सीमा कौन बनाता है, तो मेकांग नदी बनाती है।
वह कौन नदी है जो कंबोडिया वियतनाम होते हुए जाकर के चीन सागर में गिरती है, दक्षिण चीन सागर में? तो वह मेकांग नदी है, तो इसको भी जानना है। और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं मेकांग को। इतना ध्यान देना है कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं मेकांग नदी को। अब जो है हम लोग आते हैं साल्विन नदी। तो साल्विन नदी जो है आप देख रहे होंगे, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। साल्विन नदी तिब्बत के पठार से ही निकलती है और म्यांमार होते हुए, साल्विन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। और जहाँ गिरती है उसको हम लोग मर्तवान की खाड़ी कहते हैं, मर्तवान की खाड़ी कहते हैं। और दूसरी बात, जब यह तिब्बत से निकल करके वियतनाम में आती है तो मैं बता दूं कि वियतनाम की सबसे लंबी नदी है साल्विन नदी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, पूछा जाएगा, सॉरी म्यांमार की, म्यांमार में आती है, वियतनाम तो यहाँ है, म्यांमार में आती है, ठीक है। तो म्यांमार में जब आती है तिब्बत से, तो यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है जो आके अंडमान सागर में गिरती है। और जहाँ गिरती है ये साल्विन नदी, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको हम लोग मर्तवान की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है कि म्यांमार में जो है सबसे लंबी नदी साल्विन नदी है। और कहाँ से आती है? तिब्बत के पठार से आती है। अब यहाँ एक ध्यान दे दीजिएगा कि म्यांमार में एक और नदी है, वो है इरावदी नदी। जैसा कि हिमालय का जो हिस्सा दक्षिण मुड़ करके और म्यांमार में चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं अराकान योमा श्रेणी, ठीक। तो उसी अराकान योमा श्रेणी से इरावदी नदी निकलती है और म्यांमार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। म्यांमार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को, इरावदी नदी को माली नदी भी कहते हैं। दूसरी बात, इसी नदी के तट पर यंगून शहर स्थित है। तीसरी बात, जो इरावदी नदी है म्यांमार में, म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्विन है, लेकिन इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। अब आते हैं मित्रों भारत में। हालांकि भारत के नदियों की चर्चा मैंने भारत के भूगोल में विधिवत ढंग से कर दिया है, लेकिन चूंकि बात हो रही है एशिया महाद्वीप की, तो यहाँ भी कुछ फेमस नदियाँ हैं, थोड़ा बहुत उसकी भी चर्चा हो जाए। जैसे देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक। और अगर सिंधु किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। किस पहाड़ी से निकलती है? तो यहाँ कैलाश पर्वत है। उसके बाद अगर ये पूछे कि सिंधु किस ग्लेशियर से निकलती है, तो बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। किससे मित्रों? बोखारचू ग्लेशियर नाम है उसका, बोखारचू ग्लेशियर नाम है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। वैसे सिंधु अगर झील पूछता है आपसे तो मानसरोवर झील, पहाड़ पूछता है तो कैलाश पर्वत, और ये पूछता है कि किसी ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी तो बोखारचू ग्लेशियर। उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख प्रदेश में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच होते हुए आगे बढ़ती है और आकर के यहाँ पर जो है एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है सिंधु गार्ज, ठीक है। सिंधु गार्ज बनाते हुए वो दक्षिण मुड़ करके पाकिस्तान चली जाती है और यहाँ आकर के अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। अब सिंधु के भारत की जो भी नदियाँ हैं इनकी विशेष चर्चा आप भारत के भूगोल में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक राकस ताल है, यहाँ एक झील है। राकस ताल से जो है सतलज नदी निकलती है और सिपकीला गार्ज होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, पंजाब होते हुए ये भी पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु नदी में जाकर के ये मिल जाती है। जिस स्थान पर सिंधु नदी में मिलती है, कौन? सतलज,
उस स्थान का नाम है मिठानकोट। ठीक, अब उसके बाद सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं जरा ब्रह्मपुत्र की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, सिंधु को तिब्बत में सिंगी खम्मन या लायंस माउथ कहते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र की चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडम ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडम ग्लेशियर से निकलती है और यह ग्लेशियर जो है कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। दूसरी बात, चेमायुंगडम ग्लेशियर में ही एक और छोटा सा पार्ट है ग्लेशियर का, जिसको हम लोग कहते हैं आंगसी ग्लेशियर। क्या कहते हैं मित्रों? आंगसी ग्लेशियर। और तो कभी कभी उसमें जो है आपके ऑप्शन में या तो चेमायुंगडम ग्लेशियर देगा या फिर आंगसी ग्लेशियर देगा। अगर पर्वत का नाम देगा तो कैलाश पर्वत देगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और सांगपो नाम से पूरब दिशा में बहते हुए और यहाँ दिहांग गार्ज का, नामचा बरवा चोटी के पास दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। और दिहांग गार्ज का निर्माण करते हुए और यह जो है अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जानते हैं, जैसे तिब्बत में उसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग नदी कहते हैं, और असम में उसी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और उसी को जो है यहाँ बांग्लादेश में उसी को जमुना कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हम लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र की बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं, वो भारतीय भूगोल में आप जा कर के हमारे चैनल पर आप देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से चैप्टर का नाम है वो। ठीक, तो ये हो गई सिंधु, ये हो गई सतलज, ये हो गई ब्रह्मपुत्र। यहाँ से एक नदी है गंगा, उत्तराखंड से आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर से चलती है तो उसको हम लोग भागीरथ नदी कहते हैं। ठीक है, और भागीरथ में आकर अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग में, और भागीरथ और देवप्रयाग मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं, और गंगा बहते हुए चली जाती है और जमुना में जा कर के मिल जाती है। यानी गंगा और जमुना दोनों का मिलन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। ठीक, तो ये तो बात हो गई गंगा की। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और नदी हमारी फेमस है भारत की, ये है माही नदी। माही नदी जो है चूँकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी निकलती है आपके मध्य प्रदेश में, जो पश्चिमी विंध्याचल पर्वत है वहाँ से निकलती है ये, और उत्तर दिशा में बहती है और चली जाती है कहाँ? राजस्थान में, और राजस्थान में ऊपर जाकर के और ये दक्षिण मुड़ जाती है। उत्तर जाकर के फिर ये दक्षिण मुड़ती है, तो जब जाती है तब भी कर्क रेखा को काटती है और लौटती है तब भी कर्क रेखा को काटती है, और माही घूम करके फिर आ करके गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि माही नदी भारत की एक ऐसी नदी है या विश्व की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।